Hello everyone, it's Arya here. So we are going to live the whole topic of weathering and mass movement और उससे इंटरकनेक्टेड सारे टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हम उसे अच्छे से डिकोड कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले सो दैट इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। देन यहाँ पे यूजीसी नेट से एक क्वेश्चन आया है 2019 में, वो मास मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। किस टाइप का आया है? सी। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मास मूवमेंट को मैच द फॉलोइंग करवाया है। एंड यूपीएससी 2015 में इससे क्वेश्चन आया है और इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पूछा है कि व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंड उसके बाद यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन को साथ सॉल्व करने के लिए आपको वेदरिंग का क्लाइमेट और रॉक स्ट्रक्चर दोनों के रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा है कि ग्रेटर हिमालय में किस टाइप के वेदरिंग होती है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, स्क्री फार्मिंग होती है, एक्सफोलिनेशन होता है या ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये समझने के लिए आपको क्लाइमेट और उसके रॉक के स्ट्रक्चर के बीच के रिलेशन को भी समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आते हैं एनडीए 2018 में क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी मास मूवमेंट से रिलेटेड। एसएससी जीटी 2017 में पूछा है एक्सफोलिएशन क्या होता है, आई मीन इसमें एक्सफोलिएशन क्यों होता है ये पूछा हुआ है। तो मतलब आपको यहाँ पर फिर से वही है कि टेम्परेचर और रॉक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि वेदरिंग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसका पूरा रिलेशन पढ़ेंगे और लोकेशन भी पढ़ लेंगे उसके साथ साथ। तो और क्वेश्चन यहाँ पर भी है। सी एनडीए में भी पूछा है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में भी पूछा है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऊपर मैंने दिखाया था कि उसमें भी पूछा हुआ था। एनडीए एंड ये देखिए यूजीसी नेट, और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं तो मैंने बीच में उठा के डाला भी है। आप लोग इसको पॉज करके लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो जरा सा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस देखते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच में जो टसल ऑफ वॉर चलता रहता है, इनके बीच में जो डायनामिक इंटरेक्शन चलता रहता है, उसकी वजह से कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, शेप होता है और कैसे ये कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई होता रहता है। किसकी वजह से? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच में जो टसल ऑफ वॉर चलती रहती है। तो एक्चुअली में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन की बात करता है कि कैसे लैंडफॉर्म इवॉल्व होते हैं बाय द टाइम। तो ये डिफरेंट स्टेजेस की बात करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। कहीं पर माउंटेन बन रहा है, ठीक है, कहीं पर प्लेट्यू बन रहा है। उसके बाद इंडोजेनिक फोर्सेस ने अपना काम कर दिया। अब क्या होगा? एक्सोजेनिक फोर्स क्या करेगा? अब इसको प्लेन में कन्वर्ट करेगा। तो इसका यहां से लेकर उसके बाद प्लेन में कन्वर्ट होने के बीच जितना भी सफर होता है, उसके बीच में जो भी मॉडिफिकेशन होता है लैंडफॉर्म में, जो भी शेप बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, उस सारे सफर को ही क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का सफर है और इसके दौरान जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंज हो रहा है, वही जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल। तो अब इसमें जरा एग्जांपल देखो। साइकिल चेंज ऑफ सीजन, ये सीजन के बारे में तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर है कि इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म थ्रू स्टेजेस। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्या करता है, लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन के सारे प्रोसेस को, सारे स्टेजेस के बारे में बात करता है। वही क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जरा यहाँ से देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मैंने अभी बताया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रक्शन यानी कि डेनोडेशन। कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि रिलीफ बन रही है, ठीक है, माउंटेन बन रहा है, पठार बन रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पर आइलैंड्स बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पर ये प्लेन हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कह रहे थे? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है, उस हीट की वजह से क्या हो रहा था? ये हीट तो पहले सरफेस की तरफ आ रही थी, यानी कि कन्वेक्शनल करंट बन रहा था, और इस कन्वेक्शनल करंट की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही थी, और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा था? सेवरल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक चीज और आपसे जरा पूछूं कि ये अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, ये फोर्स है, ये आती कहाँ से? ये हीट आती कहाँ से है? तो इसका जो मेन सोर्स है, वो पहला सोर्स तो है कि अर्थ में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके फॉर्मेशन के दौरान कुछ हीट ट्रैप्ड रह गई, और वही ट्रैप्ड हीट है जो अंदर इसको लावा बना के रखती है, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन होता रहता है। ऐसे चाय में पतीला रख देते हो तो जहां पर ज्यादा हीट हो जाता है तो ज्यादा गर्म होने की वजह से ऊपर आता है, और जब ऊपर ठंडा हो जाता है तो फिर वो नीचे जाके डिसेंड होता है। ये एक साइकिल चलता रहता है यहाँ पे सेवरल।
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के साइकिल चल रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से उठा और यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से उठा और यहाँ पे गिरा। यहाँ पर छोटी-छोटी बहुत सारी साइकिल्स चलती रहती हैं और कुछ बड़ी भी चल रही होती हैं। तो साइकिल लोकल लेवल पे, प्लैनेटरी लेवल पे, बहुत अलग-अलग लेवल पे चलती है। इसीलिए सारे प्लेट्स जो ऊपर बनते हैं, जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, हर जगह अनइवन चलती रहती है। अनइवन क्यों चल रही है? क्योंकि नीचे जो हीट का ऊपर उठना और उसके बाद डिसेंड होना, वो भी तो अनइवन है ना, कहीं पर सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए प्लेट्स की कोई बहुत बड़ी साइज है अफ्रीका के जैसे, पैसिफिक के जैसे, कहीं पर बहुत छोटे छोटे साइज हैं। ओके, तो पहला सोर्स मैंने बताया कि ट्रैप्ड हीट होता है। और दूसरा सोर्स क्या होता है? दूसरा सोर्स होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस। तो अंदर क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी हो रही है, डीके हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉरी, जब मैं लिख रही होती हूँ तो मेरा ध्यान स्पेलिंग पे नहीं जाता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी अंदर चल रही होती है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होता है, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है और वो हीट भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके, तो ये हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग फॉल्टिंग हो रही है, कहीं पर गॉर्ज बन रहे हैं, खाइयां बन रही हैं, ऊंचाइयां बन रही हैं। एंड एक्सोजेनिक में क्या होता है? एक्सोजेनिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेन एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है? वो मेन एनर्जी मिलती है सन से। ठीक है, अब सन यहाँ पर कैसे रोल प्ले कर रहा है? एक्चुअली सन क्या कर रहा है? टेम्परेचर दे रहा है, हीट दे रहा है। और उस हीट की वजह से क्या हो रहा है? क्योंकि सन की हीट हर जगह पे, प्लैनेट के हर जगह पे सेम तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, तो उस प्रेशर वेरिएशन को इक्वेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या होता है? एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रही है। ठीक है, उसके बाद प्लानिटरी विंड का सर्कुलेशन हो रहा है, प्लानिटरी विंड का सर्कुलेशन हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? जैसे रेन हो रहा है, यहाँ पर एक पूरी साइकिल चल रही है रेन की, उसके बाद उसका फिर से इवेपोरेशन होना, कंडेंसेशन होना, तो ये एक पूरी साइकिल चल रही है। समुद्र में भी इसी तरह होता है कि कहीं पर वेव ऊपर है, कहीं पर समुद्र ठंडा है, कहीं पर समुद्र गर्म है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? समुद्र बह रहा है, ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर। तो ये सारे प्रोसेस जो चल रहे हैं, जितना यहाँ पर तुम मूवमेंट देखोगे धरती के सतह पर, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, ये सन की देन है। ओके, तो जो मेजर सोर्स है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से। सन से एनर्जी आ रही है। तो चार तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। पहला तो वेदरिंग हो रहा है, फिर मास मूवमेंट हो रहा है, देन इरोजन हो रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और लास्ट में यहाँ पर क्या होगा? डिपोजिशन भी होगा। ठीक है, डिपोजिशन भी होगा। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसका एक ही काम है, प्लेनेशन। इसकी मंजिल यही है कि इसको प्लेन बना दो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ओके, तो जरा सा पहले हम लोग वेदरिंग देख लेते हैं कि वेदरिंग में क्या होता है। आगे वेदरिंग अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं। एक्चुअली वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग मटेरियल को प्रिपेयर करती है। तो वेदरिंग प्रिपेयर्स मटेरियल। तो ये मटेरियल को प्रिपेयर कर रही है। ओके, एंड उसके बाद मास मूवमेंट हो रहा है। मास मूवमेंट में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो शिफ्ट होता है, एक मेनली लार्ज स्केल पे शिफ्ट होती है मटेरियल। इरोजन में क्या होता है? इरोजन में मटेरियल कैरी अवे होता है। तो पहले मटेरियल जिस प्लेस पर है वहां से वो मटेरियल डिटैच होता है और फिर वहां से कैरी अवे भी होता है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रही है? सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस चल रही है, किसी डिटैचमेंट की नहीं। वो ऑलरेडी इरोड हो चुका है और अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड देन लास्ट में क्या होगा? ये भारी हो जाएगा और कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और वहां पर मेनली किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं? जहां पर डिपोजिशन होता है वहां पर मेनली बनते हैं डेल्टा, प्लेन, ये सारी चीजें बनती हैं। और जहां पर इरोजन वगैरह हो रहा है वहां पर डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म होंगे। जैसे इरोजन बहुत ज्यादा है तो वहां पर वैली बन रही है, ओके, गॉर्जेस बन रहे हैं, तो ये इरोजन की वजह से हो रहा है। मास मूवमेंट हो रहा है तो मास मूवमेंट होने की वजह से वहां पर कहीं पर क्लिफ बन जा रही है क्योंकि मास मूवमेंट हो रहा है। वेदरिंग हो रही है तो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्रे वहां पर इकट्ठे हो रही हैं, टालस इकट्ठा हो रहा है, ये सारी चीजें होती है। तो सब, अब एक चीज और है, यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको बनाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वेदरिंग होती है, उसके बाद मास मूवमेंट होता है, देन इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है इरोजन हो रहा हो कहीं पर, इरोजन स्टॉप हो गया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, पर मेनली यही चीज फॉलो होती है। तो चलते हैं आज के हीरो टॉपिक पे, दैट इज वेदरिंग। सो वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीटू
विदाउट एनी लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रॉक अपनी जगह पे टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो वहीं पर है, उनका कोई लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, दे आर नॉट कैरीड अवे। तो यहाँ पर दो पॉइंट नोटेबल है, एक तो अपनी जगह पे इन सीटू है, एंड दूसरा नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अगर डिसइंटीग्रेशन या डिटैचमेंट के बाद इसका ट्रांसपोर्ट भी साथ में होने लगता है तो इसी को हम क्या कहने लग जाते हैं, इरोजन। और इरोजन की प्रोसेस होने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर ये जाकर कहीं पर जाकर डंप हो जाएगा, उस डंपिंग के बाद वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, कि प्लेनेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब ये पूरी प्रोसेस प्लेनेशन की है, बट वहां पर प्लेन बनेगी। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस का क्या मतलब हुआ? केमिकल प्रोसेसेस का मतलब हुआ कि रॉक को, सॉइल को, इन सबको क्या मिला, थोड़ा सा मॉइस्चर मिला और थोड़ी सी हीट मिली। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर और जितना ज्यादा हीट मिलेगी उतना ही ज्यादा केमिकल एक्टिविटी एक्टिवेट होगी। उसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे प्लांट की डेथ हुई, एनिमल की डेथ हुई, या फिर वो यूरिनेट कर रहे हैं, या फिर जो भी चीजें डंप कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगे और उस केमिकल प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पर केमिकल वेदरिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं फिजिकल वेदरिंग में। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पर मेनली टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस होगा, और इस स्ट्रेस में कोई सोल्यूशन और इन सब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर से स्ट्रेस होगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि फ्लोरल और फौना एक्टिविटी। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे काम करेगी? जैसे कि कोई एनिमल है, चूहे हैं, खरगोश हैं, दूसरे एनिमल होते हैं, हाइनास होते हैं, जो अंदर बोरोइंग करते हैं और खड्डा बनाते हैं, और इसके अंदर उनका घर होता है, यहीं पर वो रहते हैं। अब इससे क्या हो गया कि इन्होंने स्कोप दे दिया कि इस खड्डे के अंदर आगे पानी जाएगा, और ये खुद भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं रॉक्स को। खड्डे के अंदर पानी जाएगा, वो भी आगे ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरह बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो फिजिकल प्रोसेसेस को और ज्यादा एक्टिवेट करती है। जैसे यहाँ पे प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट है, अब उसकी रूट अंदर तक जाएगी, रूट अंदर जाएगी तो ये भी इसको तोड़ेगी। इस तरह से फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस काम करते हैं। आगे जरा सा और फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। जब आप केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हो तो दिमाग में क्या आता है? ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन आता है। और दिमाग में क्या आता है, जरा सोचो? हाइड्रोलिसिस आता है, हाइड्रोलिसिस आता है। और आपके दिमाग में क्या आता है? सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन आता है। एक साल्ट वेदरिंग होती है जिसे कहते हैं हेलोक्लास्टिक, आई थिंक हेलोक्लास्टी, या हेलोक्लास्टी कहते हैं उसको। ये आता होगा आपके दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग देखते हैं। जब मैकेनिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। इसके साथ साथ आपके दिमाग में और क्या आना चाहिए? यहाँ पर एक्सफोलिएशन, ठीक है, और फ्रॉस्ट शैटरिंग वगैरह, ये सब। चलो यहाँ पे डाल देती हूँ फ्रॉस्ट शैटरिंग। हालांकि फ्रॉस्ट शैटरिंग में भी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, बट स्टिल ओके। लेट मी चेंज पेन कलर, फाइन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर मॉइस्चर क्या करता है, जिस भी रॉक में आयरन रिचनेस होती है, जो भी रॉक आयरन रिच होता है, उसमें ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ मिलकर रस्टिंग की प्रोसेस शुरू कर देता है, और वहां पर जो सॉइल बनती है उसका कलर रेड होता है। तो मतलब जहाँ पे सॉइल की कलर रेड है वहां पर ये आयरन रिच है, और वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है केमिकल वेदरिंग। अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। हाइड्रोलिसिस में किसी भी रॉक में जिसमें सिलिकेट मिनरल ज्यादा होता है, आपको पहले भी पता होगा कि जो सरफेस पर जितने भी रॉक हैं 80% उसमें सिलिकेट होता है। सिलिकेट के साथ जब वाटर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो यहाँ पर क्या बनाता है? वो क्ले बनाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? थिक लेयर बनेगी क्ले की। और जब सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या होता है? जो भी मिनरल होते हैं किसी भी रॉक में, ऐसे कोई मिनरल हो जो आसानी से घुल जाए, जैसे कि सॉल्ट या फिर लाइम, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर। अब ये मिलेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? ये घुल के अलग हो जाएंगे और वहां पर केव जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो यहाँ पर जो बनता है वहां पर, यहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर बनेंगे? सिंक होल बन जाएगा, एंड साथ में कास्ट बन जाएगा, कास्ट लैंडफॉर्म, केव बन जाएगा उसके अंदर, पत्थरों के अंदर, ये सारी चीजें होती है।
अब हेलोक्लास्टी देखते हैं। हेलोक्लास्टी एक्चुअली होती है साल्ट वेदरिंग। साल्ट वेदरिंग ये असल में कहाँ होगी, जहां पर ओशियन मिल रहा होगा वहीं पर क्या होगी, साल्ट वेदरिंग। जैसे कि पोल पे, ये अर्थ है तो अर्थ के पोल वाले रीजन में जो होती है वो मेनली हेलोक्लास्टी होती है। ओके, तो अब आते हैं मैकेनिकल वेदरिंग में और समझते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मेनली क्यों होता है, ये मेनली होता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। मतलब रॉक पर जब टेम्परेचर कभी ठंडा कभी गर्म और लगातार ऐसे होता रहेगा तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। क्यों, जरा सा देखते हैं। जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है वो मेनली उन पत्थरों में होता है जिसमें लेयर्स होती हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि आप डेजर्ट की बात कर रहे हो। जब आप डेजर्ट की बात करते हो तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर लो होता है। तो जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, रॉक्स फैल जाती हैं, ठीक है। और फिर रात में जब टेम्परेचर कम होगा तो रॉक फिर से सिकुड़ जाएंगी, फिर से फैलेंगी, फिर से सिकुड़ेंगी। तो ये दिन और रात के बीच में जो प्रोसेस होता है, हो सकता है कि ये कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर सीजनल हो, कि किसी सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक्स धीरे धीरे ये गैप बढ़ती जाएगी। ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और एक दिन क्या होगा कि ये ब्लॉक यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पर होगा ऐसी जगहों पर जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। लेकिन मान लेते हैं कि यही टेम्परेचर वेरिएशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पर पत्थर ब्लॉक में ना हो करके सिंगल पीस में हो, क्रिस्टलाइन रॉक हो, जैसे कि ग्रेनाइटिक रॉक हो। तो जब रॉक ग्रेनाइट होगा तो वहां पर लेयर तो होगी नहीं, वो तो सिंगल पीस रॉक होगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर होगा तो जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, दिन में टेम्परेचर बढ़ा तो ये बाहर वाली जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर गर्म होके फैल जाएगी। और रात में जब टेम्परेचर कम होगा तो यही वाली लेयर बाहर वाली सिकुड़ जाएगी और अंदर का ब्लॉक वैसे के वैसे रहेगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर वाले ब्लॉक में हो रहा है, बाहर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जिस परत में ये फैलने सिकुड़ने की प्रोसेस सबसे ज्यादा हो रही है वो परत टूटकर निकल जाएगी। इसी को कहते हैं अनियन पीलिंग। ओके, इसी प्रोसेस को कहते हैं अनियन पीलिंग। मतलब ये छिलके की तरह उतरता जाएगा और इसी को कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो अगर रॉक ग्रेनाइटिक है और वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन की प्रोसेस हो रही है तो वहां पर एक्सफोलिएशन होगा। और अगर वही रॉक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में होगा, कब, जब वही रॉक होगा लेयर में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक होगा। ठीक है, मान लेते हैं रॉक कुछ ऐसा रहा कि वहां पर यही ग्रेनाइटिक रॉक ऐसी जगह पे है कहीं पर जहां पर विंड का ज्यादा असर है, मतलब हवा चल रही है और हवा की वजह से इरोजन हो रहा है। तब वहां पर क्या होगा, एक्सफोलिएशन ना होकर के ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होगा। ओके, एक और कंडीशन देखते हैं। जब अर्थ में यहाँ पर पोल होता है, ठीक है, पोल में तो क्या होता है, पूरी तरह से सब कुछ जमा हुआ होता है। लेकिन पोल के पेरीफेरी में, पोल के किनारे में, जिसे कहते हैं पेरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जीरो के अराउंड होता है। मतलब कभी जीरो से कम होगा और कभी जीरो से ज्यादा होगा। तो मतलब ये बार बार फ्रीज होगा और फिर मेल्ट होगा, बार बार फ्रीज होगा और मेल्ट होगा। फ्रीजिंग और मेल्टिंग के प्रोसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉस्ट शैटरिंग होगी। तो यहाँ पर ब्लॉक टूटकर अलग होंगे, इसे कहते हैं फ्रॉस्ट शैटरिंग। ये मेनली कहाँ पर होगी, ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर जीरो के अराउंड हो, मतलब फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों एक साथ हो रहे हो। अगर हम इंडिया में एग्जाम्पल लें तो हिमालय रीजन में, ग्रेटर हिमालय रीजन में ऐसा होता है। क्वेश्चन भी आई थिंक इस पे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इस पे। यहाँ पर है कंट्रोलिंग फैक्टर एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेदरिंग को कौन कंट्रोल करता है, उसकी इंटेंसिटी को, उसके रेट को, ये किस पे डिपेंड होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से वेदरिंग किस टाइप की होगी, ये किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट पे। मतलब वेदरिंग टाइप डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, कि वो केमिकल वेदरिंग होगी या फिजिकल वेदरिंग। साथ ही साथ इसका ये किस रेट से होगी। तो वेदरिंग का जो रेट होता है वो भी किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट पे होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट है तो रेट ज्यादा होगा। अगर कोल्ड है तो वेदरिंग रेट कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो वेदरिंग की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पर। पर वेदरिंग का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है रॉक के स्ट्रक्चर पर। जैसे कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का पैटर्न होगा या फिर एक्सफोलिएशन का पैटर्न होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रॉक के स्ट्रक्चर पर। इसी तरह ये जो स्लोप होता है ये स्पीड को तय करता है। मतलब कि अगर स्लोप ढलान बहुत खड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर जो मास मूवमेंट होगा वो बड़ी तेजी से होगा। वेदरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मास मूवमेंट तेजी से होगा। तो यहाँ पर वेदरिंग के लिए हर समय एक नई लेयर तैयार होगी, तो वहां पर हर समय नई लेयर पे वेदरिंग होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है। फ्लोरा और फौना ऑफ कोर्स ये भी इंटेंसिटी को ही बढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जरा सा देख लेते हैं। एसएससी जीडी में पूछा था 2017 में, एक्सफोलिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू, एक्सफोलिएशन किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर दिया है फ्रीज एंड थॉ, केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर वेरिएशन एंड ग्लेशियर मूवमेंट। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है और यहाँ पर ग्रेनेटिक रॉक है तो अपर लेयर ठंडी होकर गर्म होकर ठंडी होकर गर्म होकर उतरती रहेगी। तो किसकी वजह से हो रहा है ये? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। फ्रॉस्ट एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच रीजन? अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोसेस को क्लाइमेट से कनेक्ट कर रहा है और वेदरिंग के प्रोसेस को स्ट्रक्चर से भी कनेक्ट कर रहा है। सो आर यू गेटिंग इट कि कैसे स्ट्रक्चर और वेदरिंग के उसको कर रहा है। और साथ ही साथ आगे ये भी क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप की सॉइल बनेगी किस टाइप की वेदरिंग पे, इनफैक्ट पूछता भी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विच फ्रॉस्ट एक्शन इज मोस्ट एक्टिव इन विच रीजन। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड में होगा? नहीं, यहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन के लिए क्या जरूरी था? जीरो के अराउंड टेम्परेचर हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हॉट डेजर्ट बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड बिल्कुल भी नहीं, हाई माउंटेन एंड पेरी ग्लेशियल रीजन। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको जरा सा और समझ लेते हैं लोकेशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। ओके फाइन, तो हम ये मान लेते हैं कि ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड है मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? केमिकल वेदरिंग। तो मतलब ये कह सकते हैं कि केमिकल वेदरिंग यहाँ पर हाई होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि नदियाँ बहती हैं तो इरोजन भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर मैकेनिकल एक्टिविटी भी रहेगी, बट कंपेरेटिवली लेस होगी। ओके, अब यहाँ पर आते हैं सेकंड में। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है तो लगातार सॉल्यूशन होता होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता होगा, हाइड्रोलिसिस होती होगी। हाइड्रोलिसिस में मैंने बोला क्या बन रहा था? क्ले बन रहा था। तो मतलब यहाँ पर सॉइल की एक मोटी परत बनती होगी। ठीक है, सॉइल की एक मोटी लेयर बनती होगी, पर इस मोटी लेयर के पास न्यूट्रिशन इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हॉट एंड ह्यूमिड है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश जब ज्यादा होती है तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? पानी के साथ बह जाएगा। तो सॉइल की भले ही मोटी परत है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या है? जरूरत से ज्यादा रेन का होना, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन इसके लिए एक लिमिट बन जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा होगा? थिंक अबाउट इट। इसीलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, अगर वो एक बार उस फॉरेस्ट को काट दिया जाए तो दोबारा जो फॉरेस्ट उगेगा वो सेकेंडरी ग्रेड का होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, एक और लैटिट्यूड। यहाँ पर हम देखते हैं 40 डिग्री के अराउंड, मतलब यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ पर होता है एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। अब एरिड है और सेमी एरिड है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो केमिकल वेदरिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि केमिकल वेदरिंग के लिए तो मॉइस्चर चाहिए होगा, और मैकेनिकल वेदरिंग होगी हवा की वजह से, जो विंड की वजह से होगा। तो यहाँ पे ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा इस जगहों पर। तो क्योंकि यहाँ पे केमिकल वेदरिंग कम हो रही है और मॉइस्चर भी कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रीजन होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होगा। भले ही सॉइल में न्यूट्रिशन हो, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन पड़ा है वो बहकर कहीं जा नहीं रहा है, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो वो सॉइल की लेयर भी उतनी मोटी नहीं होगी, ऊपर से वहां पर मॉइस्चर भी नहीं होगा। तो यह है 40 डिग्री का। उसके बाद हम लोग देखते हैं 66 डिग्री के अराउंड। ठीक है, 66 डिग्री के अराउंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म होगा। पेरीग्लेशियल का मतलब यहाँ पर एक मौसम आएगा जब फ्रीजिंग भी होगी, मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चला जाएगा, और एक मौसम वो भी आएगा जहाँ पर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। तो मतलब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन होगा। ठीक है, यानी कि फ्रीज हो रहा है और वो हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर आप ये समझो कि क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होगी, टेम्परेचर हॉट नहीं होगा, इसलिए जो मिट्टी की लेयर होगी, क्योंकि केमिकल एक्शन कम है, जब केमिकल एक्शन कम है तो मिट्टी की लेयर जो होगी वो पतली होगी। ठीक है, और यहाँ पर मॉइस्चर भी इतना ज्यादा नहीं है जितना यहाँ पे हो रहा था हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो बहकर कहीं जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पर न्यूट्रिशन है और काम भर की मिट्टी भी है।
तो ये जो रीजन होगा ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रासलैंड होता है, क्योंकि मिट्टी पतली है तो बड़ी जड़ों वाले प्लांट यहाँ पर होंगे नहीं, तो यहाँ पर वो ग्रासेस होंगी जिनकी रूट्स कम जाएंगी, तो यहाँ पे ग्रासलैंड होगा। तो यहाँ पर कैसे क्रॉप उगते हैं, जैसे कि वीट, ठीक है, क्योंकि वीट भी ग्रास जैसा ही होता है, ग्रासलैंड पे उगता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस रीजन में आप देखोगे तो प्रेयरी है यूक्रेन वगैरह का, जिसे वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो उसका रीजन यही है कि वेदरिंग का पैटर्न कैसे हो और यहाँ पर मॉइस्चर कैसे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं यानी कि पोल पे। पोल पे मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है तो केमिकल वेदरिंग होगा नहीं, और वैसे भी सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, और तो इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। पर यहाँ पर एक्टिवली जो वेदरिंग होगी वो सॉल्ट सॉल्ट वेदरिंग होगी, जिसे हेलोक्लास्टी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हेलोक्लास्टी हो रही है, तो मतलब यहाँ पर भी वेदरिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर सीजनल हो रही है कि कुछ सीजन में बहुत ज़्यादा होगा और किस सीजन में बहुत कम होगा। पर यहाँ पर एंड हाँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होता है अगर आप इकट्ठे यहाँ पर 5 डिग्री पर देखो। बस इस रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर वेरिएशन है। तो ओके, तो हमने देख लिया कि अलग अलग लैटिट्यूड पे डिफरेंट तरह के वेदरिंग की वजह से डिफरेंट तरह की सॉइल हो रही है, डिफरेंट तरीके की एग्रीकल्चरल पैटर्न है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गया। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसे एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। ऑन द मैप मैंने इस पार्ट को इसलिए रखा है सो दैट आप समझ सको इंडिया के पर्सपेक्टिव में। सो लेट मी गेट माई पेन, मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करती हूँ। तो सबसे पहले इस रीजन को देखते हैं। यहाँ पर जो रीजन है आप इसके बारे में देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा डेजर्ट। अब डेजर्ट में मैंने बताया था कि दो तरह के रॉक्स हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों तरह के रॉक में क्या होगा, अगर वो लेयर्ड रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो वहाँ पर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे विंड रहती है तो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पर ग्रेनाइटिक रॉक है, जो कि यहाँ कुछ क्षेत्रों में है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सफोलिएशन भी होगा। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र का होगा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट और यहाँ पर कोस्टल रीजन है। ठीक है, तमिलनाडु का एंड कर्नाटका का, सॉरी कर्नाटका एंड केरला का। फाइन, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ पर रेन अच्छी खासी होती है, तो यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होगी मेनली, और यहाँ पर सॉइल का भी अच्छा खासा थिक लेयर होगा, बट यहाँ पे न्यूट्रिशन कम होगा। फाइन, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रेड सॉइल होगा, डेक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल होगा, इस वाले रीजन में भी रेड सॉइल होगा। ये सारा रेड सॉइल का रीजन है क्योंकि यहाँ पर आयरन रिच है और यहाँ पर बारिश भी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो क्षेत्र है ये मेघालय का रीजन है। अब मेघालय में क्या है, क्योंकि यहाँ पर लाइम लाइम रॉक काफी ज्यादा है, चूना पत्थर काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर बारिश भी काफी ज्यादा होती है। जब चूना पत्थर भी है, बारिश भी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिंक होल, सिंक होल बनेगा, और यहाँ पर जो लैंड फॉर्म होगा उसे कहेंगे कास्ट लैंड फॉर्म। अब यहाँ पर आते हैं हिमालय पे। हिमालय में क्या है, यहाँ पर वही माहौल है कि बारिश, आई मीन यहाँ पर जमा हुआ माहौल है, यानी कि 0 डिग्री के अराउंड सारा काम हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय वाले रीजन में, जिससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेदरिंग इज जनरली डोमिनेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि फ्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो रहा है, जब 0 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन इसका रिजल्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो मास मूवमेंट में हमेशा ग्रेविटी एक्शन में होती है। तो मास मूवमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो मास मूवमेंट और इरोजन में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर, वहां पर इरोजन में क्या होता है, कोई एजेंट होता है। ओके, इरोजन में क्या होता है, कोई एजेंट होता है, जैसे कि विंड हो गया, विंड कोई चीज तोड़ रहा है और तोड़कर फिर उड़ाकर लेकर जा रहा है। या फिर रिवर होगी, रिवर भी क्या कर रही है, उसको डिटैच कर रही है, डिटैच करके कैरी अवे करके ले जा रही है, तो कोई एजेंट है उसके पास। पर यहाँ पर क्या होगा, कोई बाहरी एजेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्रेविटी है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है फॉल। फॉल क्या होता है, फॉल ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज वर्टिकली टूट कर नीचे गिरती है।
वर्टिकली टूट कर नीचे गिरने का स्कोप किसी चीज में कब होता है? तब होता है जब मान लो कोई अंडर कटिंग हो, ठीक है, ये रॉक है, ये कोई रॉक था, रॉक का पीस था और आपने यहाँ पर अंडर कटिंग कर दी, ठीक है, अंडर कटिंग करके यहाँ पे रोड बना दी, या फिर यहाँ पर अंडर कट करके कोई रिवर बहकर जा रही है, तो ये जो होगा, ये बाय द टाइम ये किसी के उसमें नहीं होगा और ये टूट कर गिरेगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके, यही क्या होता है? फॉल होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये क्लिफ के रीजन में होता है। अब देखते हैं सेकंड है स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है? स्लाइड में कोई एक स्लोप होगा और किसी स्लिप के अलोंग, ठीक है, किसी स्लिप के अलोंग एक सिंगल यूनिट, पूरा सिंगल ब्लॉक खिसक कर नीचे आएगा तो उसी को कहेंगे स्लाइड। फिसलता हुआ नीचे आएगा एक सिंगल ब्लॉक, उसी को कहेंगे स्लाइड। अब देखते हैं स्लम्प क्या होता है। स्लाइड के बारे में ऐसे ही आएगा। स्लाइड क्या होता है? ऐसे रॉक स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड, लैंड स्लाइड। स्लम्प में क्या होता है कि कोई ब्लॉक है और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर, मतलब सॉरी, रोटेशनल मूवमेंट बना के ये पूरा स्लिप करके नीचे आएगा। फ्लो में क्या होगा? फ्लो में काफी स्पीड में होता है और इसमें क्या होता है कि वाटर का कंटेंट यानी कि लुब्रिकेटिंग एजेंट एजेंट ज्यादा वर्क करता है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सॉइल के साथ ढेर सारा पानी मिक्स हो जाता है तो चीजें फ्लो करके नीचे बहुत तेजी से आने लगती हैं। फाइन, तो ये क्या है? ये काफी स्पीड में होता है, पर सबसे स्पीड में क्या होता है? फॉल होता है। एंड उसके बाद क्रीक पे आते हैं। क्रीक बहुत स्लो मूवमेंट होता है, ऐसे फॉल है, फॉल काफी स्पीड में हो रहा है क्योंकि वाटर मिक्स हो गया है, बट क्रीक बहुत स्लो होगा। कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ी है, यहाँ पर कोई पोल लगा है, ठीक है, बाय द टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि क्रीक क्रीक का प्रोसेस चल रहा है? ये पोल धीरे धीरे टेढ़ा हो जाएगा बहुत लंबे समय के बाद, तो हमें लगेगा अच्छा मिट्टी खिसक के धीरे धीरे नीचे आ रही थी। तो क्रीक क्या है? वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा देखकर कि हाँ क्रीक फिसलते हुए आ रहा है। ये जो दिखेगा वो होगा फ्लो, पर वही इतना स्लो हो जाए कि वो दिखे ना, ऐसे नोटिसेबल ना हो। बाय द टाइम आपको नोटिस हो कि पोल टेढ़ा हो गया तो जरूर ये खिसका होगा, तो उसको क्रीक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अरेंजमेंट की है वो फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट की है। तो सबसे फास्ट फॉल होता है और सबसे स्लो क्या होता है? क्रीक होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है अरेंज करने को। यहाँ पर देखते हैं जरा, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो। ये देखो, स्लो फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट, तो यहाँ पर सबसे स्लोवेस्ट क्या है? क्रीप है। एंड यहाँ पर यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्या पूछा है? टाइप ऑफ मास मूवमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर क्या है? रॉक फॉल का क्या होगा? फ्री फॉल ऑफ रॉक, ठीक है। एंड स्लम्प का क्या होगा? रोटेशनल मूवमेंट, यहाँ पर बताया था मैंने कि रोटेशनल मूवमेंट होता है। और डेब्रिस फॉल का क्या होगा? रैपिड फ्लो ऑफ सैचुरेटेड डेब्रिस। एंड उसके बाद सॉइल क्रीप बहुत ही स्लो होता है। फाइन, तो ये हम लोग मास मूवमेंट भी फिनिश कर चुके हैं। सो इस चैप्टर में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को वो सारी चीजें मिले जिससे आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ पाओ। जब इस टॉपिक को इंटरकनेक्ट कर पाओगे तो आप टॉपिक को जी पाओगे थोड़ा सा, एंड देन मजा आएगी आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा सीरीज लैंड फॉर्म का। एंड थैंक यू, बाय बाय।